अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम बात करेंगे वो एक तो कल इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू किया और इमरान खान साहब ने उसमें जो बिलवास्ता तौर पर आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के ओहदे के बारे में जो बात की, जिसको अब फवाद चौधरी साहब एक और एक्सटेंशन और शीरी मजारी साहबा कह रही हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं है, वो क्या है और इमरान खान साहब ने किस तरह से जो आर्मी की जो सीनियर कमांडर्स हैं और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को किस तरह से उन्होंने अटैक किया है, ये एक बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है। और ये क्या वजूहात है जिसमें से ये हुआ, हम आपको ये जरा अंदर की खबरें देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब पीटीआई के कौन से रहनुमा को भिजवा के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को एक्सटेंशन की पेशकश कर चुके हैं बराह रास्त। ये भी आपको आज जरा एक्सक्लूसिवली बताएंगे। उसके अलावा कल मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने नए अदालती साल के आगाज के मौके पर कुछ फरमुदात दिए हैं, तो ज़रा उस पर भी बात करेंगे। वो जो उन्होंने बात की है वो किस हद तक दुरुस्त है, और एक अंदर की आपको बड़ी खबर देंगे कि किस तरह से मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस और 5 जजेस की किस बात पर मुलाकात हुई है और उस मुलाकात का मौजू क्या था और उस मुलाकात के नताइज क्या हैं, ये भी आपको एक एक्सक्लूसिव खबर देंगे आज। तो कहाँ से आगाज करें? 2 चीफ्स का मामला है, एक आर्मी चीफ है, एक चीफ जस्टिस हैं, एक पाकिस्तान के एक आईनी सतून के सरबराह हैं और दूसरे किसी आईनी सतून के सरबराह नहीं है, एक वजारत दफा के अंडर एक डिपार्टमेंट है उसके चीफ हैं। लेकिन पाकिस्तान में बहुत आर्मी चीफ का ओहदा पिछले 70 साल से ताकतवर रहा है और हमेशा जो डिजोरे है यानी कि इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव सिविलियन, उसके ऊपर हमेशा डिफेक्टो ने रूल किया है और उसको अपने अंडर थम रखा है। और डिफेक्टो हमेशा इस मुल्क में आर्मी चीफ ही होता है और फौज का इदारा होता है। तो किस पर पहले बात करें? चलिए हम पहले बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर। देखिए, मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने कहा कि जी जो वो अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर ने जो 5 जजों को मुस्तरद करने का वोट दिया, वो इस वजह से दिया कि क्योंकि हमने पंजाब में चीफ मिनिस्टर वाला जो इलेक्शन था उसमें वफाकी हुकूमत की जो वहाँ पर पंजाब में हुकूमत थी, हमने उसके खिलाफ फैसला दिया था। यानी कि वो उन्होंने इशारा किया कि जो उन्होंने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की जो रूलिंग को कालेदम करार दिया था और चौधरी परवेज लाई को जो सुप्रीम कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर बनवा दिया था, तो उन्होंने कहा कि उसका फिर उनका कहने का मकसद ये था कि गुस्सा फिर वफाकी हुकूमत ने ये उतारा कि उन्होंने हमसे ये बदला लिया कि उन्होंने मेरे 5 नॉमिनी जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के लिए उनको मुस्तरद करवा दिया। अब ये माजरत के साथ बड़ा सख्त बात है और बहुत सख्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इल्ज़ाम लगाने वाले कोई और शख्स नहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। और वो उसके लिए जिस दिन का आगाज़ कर रहे हैं का इंतखाब कर रहे हैं, पाकिस्तान में नए अदालती साल के आगाज़ का दिन है। यानी कि आप अदालती साल का आगाज़ ही एक वफाकी हुकूमत के खिलाफ अपना ये जहन ज़ाहिर करके कर रहे हैं कि आप उनके बारे में आप माजरत के साथ एक ग्रज रखते हैं। ठीक है, तो फिर आप किस किस्म का इंसाफ कर रहे होंगे बेंच पे बैठ के? और दूसरी बात, उसी तकरीर में मोअज़्ज़िज़ जस्टिस कहते हैं कि हम सब लोगों को अपनी ज़ाती अनाओं और अपनी ज़ातियात से बाहर निकल के हमें मुल्क की बेहतरी और उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। तो ये जो आप कर रहे थे, ये आप अपनी ज़ात से बढ़कर आगे बाहर निकल कर आप कुछ बात कर रहे थे। आप तो अभी तक अपनी फिर ज़ात में ही खोए हुए हैं। और फिर देखिए, वो आपने कहा जी अटॉर्नी जनरल अशतर रसाफ और लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ ने इस वजह से वोट किया उन 5 नॉमिनीज के खिलाफ। आपके
जो पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे थे अख्तर हुसैन साहब, उन्होंने भी आपके अगेंस्ट वोट किया। वो तो वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं थे। आपके दो सिटिंग साथी जजेस, दोनों मोस्ट सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के, दोनों जुडिशियल कमीशन के मोस्ट सीनियर मेंबर्स, सिटिंग जजेस ने भी, मोजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा, मोजेस जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी आपके नॉमिनीज के अगेंस्ट वोट किया। तो क्या वो भी पंजाब हुकूमत वाले फैसले की वजह से माजरत के साथ रंजीदा थे? ऐसा तो नहीं है। जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने, मैं उस तफसीलात में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारा मकसद जो 5 हाई कोर्ट के जो जज साहिबान जिनकी एलिवेशन को मुस्तरद कर दिया है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उनकी कोई दिल आज़ारी नहीं चाहता और ना ही मैं वो चीज़ें दोहराना चाहता हूँ जो उनके बारे में कही गई उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में। लेकिन आपने जस्टिस सरदार तारिक मसूद को सुना और बाद में वो ऑडियो जारी करवाई तो पूरे मुल्क ने भी सुना कि उन्होंने आपके 5 नॉमिनीज का जो पोस्टमार्टम किया, एंड दैट वाज समथिंग वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी बीइंग, जिसे कहते हैं कोर्ट रिपोर्टर, अदालत का तालिब इल्म होने की हैसियत से, कानून का तालिब इल्म होने की हैसियत से, तारीख का तालिब इल्म होने की हैसियत से, आईने पाकिस्तान का तालिब इल्म होने की हैसियत से, और पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का को जो मैं स्टडी करता हूँ उस तालिब इल्म की हैसियत से मेरे लिए वो बहुत अमेजिंग था जो सरदार तारिक मसूद जो बयान कर रहे थे। एक जज का इतनी मेहनत करके ये डाटा को एग्जामिन करना, एनालाइज करना और उसकी बुनियाद पे कुछ लोगों को उनकी प्रोफाइल बनाना कि वो कैसे हैं, वो जिस किस्म की उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, दैट वाज एक्सेप्शनली इंप्रेसिव। ठीक, तो उसके बावजूद आप अभी भी वो दिल में लेके फिर रहे हैं कि नहीं नहीं इन दोनों ने मेरा साथ नहीं दिया, ये अटॉर्नी जनरल इश्तरा साहब ने और ये लॉ मिनिस्टर जो है ना आजम नजीर तारक, क्या बात है। और अब जबकि ये मामला, अब हम वो खबर रिवील करने जा रहे हैं, आप इसके ऊपर हमारे ज़राए ने बताया है, जिम्मेदार ज़राए ने, कि जब मोजेस जस्टिस कादी फाइज ईसा को जो पिछले हफ्ते जो मोजेस चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब ने अपने बेंच में शामिल किया था, और पहली दफ़ा शामिल किया था जबकि वो चीफ जस्टिस बने हैं, तो उसके पीछे एक वजह थी। वो वजह ये थी कि एक मुलाकात हुई थी उससे पहले, और उस मुलाकात में 5 मोजेस जज साहिबान शरीक थे, और ये 5 जज साहिबान वो थे जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं। मोजेस चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल जो कि चेयरमैन भी हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उस मुलाकात का हिस्सा थे। मोस्ट सीनियर प्यूनर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा उस मुलाकात का हिस्सा थे। तीसरे नंबर पे जो सीनियरिटी लिस्ट में जज हैं मोजेस जस्टिस सरदार तारिक मसूद, वो इस मुलाकात का हिस्सा थे। मोजेस जस्टिस एजाजुल लहसन इस मुलाकात का हिस्सा थे। फिर अब जस्टिस सज्जाद अली शाह की रिटायरमेंट के बाद अब जो नए मेंबर बने हैं इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो उस मुलाकात का हिस्सा थे। इस मुलाकात में हम तफसीली कंटेंट्स में नहीं जाएंगे क्योंकि जाहिर बात है वो एक अंदर इंटरनल एक मीटिंग है उसका, और लेकिन हम कुछ हिंट दे देते हैं अपने व्यूअर्स को कि उस मुलाकात में काफ़ी गिले शिकवे हुए और ये तय पाया कि अब जो नाम जिसे कहते हैं वो फ्लोट किए जाएंगे, तजवीज़ किए जाएंगे, उसके लिए पहले मोजेस जज साहिबान, ये 5 जज साहिबान आपस में गुफ्तो शुनीद करेंगे और कंसेंसस पैदा करने की कोशिश करेंगे। जो पहले हो रहा था कि मोजेस चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल अपनी मर्जी से जूनियर जजेस नामजद किए जाते थे, अब वैसा नहीं होगा। अब इन मेंबरान की भी इनपुट होगी उन नामजदगियों में, और सीनियरिटी के असूल को भी देखा जाएगा, और उससे पहले जो क्राइटेरिया है वो भी बनाया जाएगा जजेस के एलिवेशन के लिए।
जिनको नामजद करना होगा, कि किस तरह से पिक किए जाएंगे हाई कोर्ट से जजेस, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, तो ये सब कुछ वहाँ पर डिस्कस हुआ है। उसके बाद जो वहाँ पे गिले शिकवे हुए, जिसमें जो ग्रीवियंसेस थे वो मौजूद चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के आगे रखे गए। उसके बाद फिर वो गिले शिकवे दूर कुछ हद तक हुए, तो उसके बाद जस्टिस कादी फायजीसा को उस बेंच का हिस्सा बनाया गया था। और उसके बाद इस गुज़िश्ता हफ्ते जस्टिस कादी फायजीसा को एक बेंच की, 3 रुकनी बेंच की पहली दफ़ा सरबराही भी दी गई, जो कि इससे पहले नहीं दी जाती थी। ठीक है। और उसके बाद फिर आप वो तकरीर में ये चीज़ को यूं बयान कर रहे हैं, हालांकि आपको मालूम है कि ये सिर्फ ये वजह नहीं है। लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल इसके बारे में एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी रखते हैं। अगर वो हम बयान कर दें तो फिर क्या बचे पीछे। तो अब जरा आगे आ रहे हैं। जो इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया है, वो इंटरव्यू उन्होंने दिया है कामरान खान साहब को। कामरान खान साहब एंकर हैं, आपको मालूम है, उनके क्रेडेंशियल्स हम जानते हैं। वो एमआई के लिए 8,000 रुपये पे मुलाजिम थे, 90 की दिहाई से मुखबरियाँ क्या करते थे, उनके पे रोल पे थे, और उन्हीं के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स को वो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरियाँ कह के चलाया करते थे। और अभी वो मलिक रियाज के एक नौकर हैं, इतनी उनकी हैसियत है। तो वो हमेशा पाकिस्तान में ताकतवर तबकों की नुमाइंदगी करते हैं, और इसी वजह से उन्होंने बहुत बहुत माल बनाया है, बहुत पैसा बना रखा है। हम तो कहते हैं किसी दिन वो अपने ज़रा असासे डिक्लेयर करें और जस्टिफाई करें कि ये असासे उन्होंने कैसे बनाए हैं, तो इस मुल्क में लोगों को पता चले कि ये कैसे बने हैं। ठीक है। तो उन्होंने बहरहाल इंटरव्यू किया इमरान खान साहब का। उसमें एक तो खान साहब ने जो अपने यूथिये हैं उनको जो पिछले कई माह उकसाया, अमेरिका से नफरत का शिकार किया, उनको एक झूठी कहानी घड़ी अमेरिकी साजिश की। कल एक तो उन्होंने उसको दफन किया और उन्होंने कहा जी कि नहीं, वो मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूँ। वो दो मुल्कों के ताल्लुकात में कई दफ़ा मसाइल आ जाते हैं, वो फिर हल हो जाते हैं और कोई ये नहीं होता कि कुट्टी हो जाती है। अच्छा जी, फिर ये क्या अंदाजा लगाते रहे कि हमको गुलाम थोड़ी हैं, हम ये थोड़ी हैं, वो डोनाल्ड लू फलान ये वो। दूसरा, उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने तरदीद की थी कि रॉबिन राफेल से मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान साहब ने तस्दीक की कि उनकी रॉबिन राफेल से मुलाकात हुई है। ठीक। अब आप अमेरिकी सफारतकारों से क्यों मिल रहे हैं? देखिए, हमें इसको थोड़ा तारीख के तनाजुर में भी देखने की जरूरत है। जब भी पाकिस्तान में सियासत और मईशत बंद गली में दाखिल होती है, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में से कहते हैं तनाव आता है और कशीदगी बढ़ती है पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में, तो हमेशा बैनुल-अक़वामी ताकतें मुतहर्रिक होती हैं पाकिस्तान के लिए। उसकी वजह कोई ये नहीं कि हम कोई जैसे कहते हैं बैनुल-अक़वामी बरादरी की आंखों का तारा है कि ऊपर शाम रहते हैं कि बेचारे ये मसाइल का शिकार हो गए तो इनके मसाइल हल करो। उसकी वजह यह है कि हम एक 22 करोड़ आवाम की एक न्यूक्लियर पावर मुल्क है। तो उनको पता होता है कि यहाँ पर दाखिली इंतशार पाकिस्तान के एटमी हथियारों को ख़तरे में डाल देगा और वो हथियार यहाँ पर इंतहा पसंदों के हाथ लग सकते हैं, जो कि बैनुल-अक़वामी बरादरी कभी नहीं चाहती। तो फिर हमेशा वो मुतहर्रिक होती है और चीज़ों को सॉर्ट आउट करवाती है। अब बता, जनरल मुशर्रफ के भी आखिरी दिनों में जो तमाम डील वो करवाने वाली थी, वो अमेरिकी इंतज़ामिया थी, सऊदी शाही ख़ानदान था। इवन के जब मुशर्रफ आए थे तब भी बिल क्लिंटन, सऊदी शाह, जॉर्डेनियन प्रेसिडेंट और ये सब लोग एक्टिव हुए थे। तो वो मामला तय पाए थे, बिलाखिर नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से भेज दिया गया था। फिर जब मुशर्रफ के अपने डिस्पोज ऑफ होने का टाइम आया, तब भी अमेरिकी इंतज़ामिया हरकत में थी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा से मुलाकातें हो रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे। अबू ज़बी में जनरल मुशर्रफ से उनकी मुलाकात करवाई गई। नवाज शरीफ साहब के लिए सऊदी शाही ख़ानदान मुतहर्रिक था, शाह अब्दुल्ला और सब लोग। तो तब भी चीज़ें
सेटल करवाई गई। अब फिर पाकिस्तान की मईशत और सियासत बंद गिरी में दाखिल हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि डॉलर जो कहा गया था आईएमएफ वाली शर्त के बाद, आईएमएफ वाली किस्त मिलने के बाद कि वो अब 200 से नीचे आएगा और शायद 185 रुपये तक आए, वो दोबारा से ओपन मार्केट में 240 रुपये पार कर चुका है और इंटरबैंक में 231 रुपये पार कर चुका है। और इस सैलाब और सब के बाद जो ये बहरान आया है, अब कहा जा रहा है कि अब डॉलर नीचे नहीं आएगा, ना महंगाई कम आएगी। सिर्फ ये जरूर होगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि आईएमएफ की किस्त मिलने के बाद पाकिस्तान को जो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हैं या मालिक दोस्त ममालिक हैं उनसे कर्ज मिलता रहेगा। तो डिफॉल्ट तो नहीं होगा, लेकिन महंगाई नीचे नहीं आ सकेगी और डॉलर की कीमत नीचे नहीं आएगी। तो ये एक बहरान है जिसमें इमरान खान साहब सड़कों पर हैं, फौज के साथ एक कशीदा माहौल चल रहा है पीटीआई का। फौज अपने मुख्तलिफ सियासी ऑप्शन पर गौर कर रही है और इस वक्त बहुत हद तक खान साहब फौज के अंदर एक तकसीम पैदा किए हुए हैं और उस तकसीम की एक वजह अगले आर्मी चीफ के ओहदे का इंतखाब भी है। और ऐसे में एक फेडरल गवर्नमेंट मौजूद है जो अभी तक मईशत को कंट्रोल नहीं कर पाई। और ये जो जितनी महंगाई हो रही है इसमें बैनुल-अक़वामी इदारों में ये खदशात पाए जाते हैं कि पाकिस्तान में किसी वक्त भी अवाम का लावा ना फट पड़े और एहतजाज का एक सिलसिला ना चल पड़े, कोई एहतजाजी तहरीक ना शुरू हो जाए, तो कोई मिस्र जैसी अपराइजिंग होगी तो पता नहीं क्या होगा इस मुल्क के अंदर। तो उस तनाजुर में अगर आप देखें तो अब अमरीकी इंतज़ामिया का मुतहरिक होना, राबिन राफेल साहिबा का आना, उनका खान साहब से मुलाकातें करना, पाकिस्तान में दीगर अहम लोगों से मुलाकातें करना, अभी पिछले दिनों और भी एक अमेरिकन सीनियर डिप्लोमेट आए हुए थे, तो ये सब लोगों का आना, यहाँ पर मिलना, ये बातचीत करना जाहिर करता है कि उस टेम्परेचर को अब कूल डाउन करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए बातचीत की जा रही है। और जो स्टेक होल्डर हैं इमरान खान साहब समेत सबको एतबार में लिया जा रहा है और उनको कुछ ना कुछ तो ऑफर किया जा रहा होगा। इमरान खान साहब की जो डिमांड्स होंगी वो उधर कन्वे की जा रही होंगी, उधर से कुछ लेवरेज ली जा रही होगी, फिर उधर की डिमांड्स खान साहब को कन्वे की जा रही होंगी, तो वो एक प्रोसेस अब बज़ाहिर चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में खान साहब ने कल एक और दिलचस्प कार्ड खेला है। उन्होंने कल कहा है कि जो आर्मी चीफ का होता है वो नए वज़ीर आज़म को आके लगाना चाहिए। अब ये हर लिहाज से गैर आईनी मुतालबा है। अभी अगर जनरल इलेक्शन अनाउंस हो भी जाए, बिलफर्ज हम कहते हैं कि कल जनरल इलेक्शन होते तो कम से कम 90 दिन में होने हैं, तो 28-29 नवंबर को आर्मी चीफ के ओहदे की मुद्दत खत्म हो जाएगी जनरल कमर बाजवा की। तो उतने दिन में तो नया इलेक्शन होकर नया प्राइम मिनिस्टर आया ही नहीं होगा। वो या तो फिर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर लगाएगा आर्मी चीफ नया, या इन्हीं को तोसी देगा, या वो जो अभी वाली हुकूमत है यही फिर नवंबर तक होगी और ये नया आर्मी चीफ तैनात करेगी या जनरल कमर बाजवा को एक्सटेंशन देगी। अब ऐसे में ये बिल्कुल गैर आईनी मुतालबा है। और दूसरी बात यह है कि खान साहब बड़े जमहूरियत पसंद बनते हैं। क्या आपकी सारी तहरीक एक आर्मी चीफ के ओहदे के इर्द गिर्द घूमती है? इसका मतलब है आप तो यही कह रहे हैं ना कि भाई आर्मी चीफ ही मुझे सियासत करवा सकता है और मुझे वज़ीर आज़म बनवा सकता है। तो इसलिए ये तैनाती बहुत क्रूशल है आपके लिए कि ये अगर आपकी मर्जी से होगी या आपकी मर्जी का बंदा आ गया या जो आप चाह रहे हैं वो हो गया, तो आप अगली दफा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और अगर इस ओहदे पर ऐसा ना हो सका तो आप नहीं बन सकते। तो आपकी कुल सियासत ये है कि आप 22 करोड़ अवाम की नहीं, आप एक आर्मी चीफ के ओहदे की सियासत करते हैं। आपके लिए 22 करोड़ का वोट नहीं, एक आर्मी चीफ का वोट मैटर करता है। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। अब उसमें खान साहब ने बड़े तरीके से जो इस वक्त रेस में शामिल 6 सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनके ऊपर भी एक स्ट्राइक की है
और आर्मी चीफ जिनका मतलब बाजवा के ऊपर भी एक स्ट्राइक की है। बहुत स्मार्टली की है, बहुत कनिंग है खान साहब, बहुत क्लेवर उन्होंने ये कार्ड खेला है। देखिए, अगर खान साहब जो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा को, जो फवाद चौधरी साहब ने जो आज ट्वीट किया उनके खान साहब के इंटरव्यू की जो उन्होंने तशरीह की है, उसके मुताबिक जी एक्सटेंशन दी जाए, यही उन्होंने कहा ना। उस एक्सटेंशन का मतलब ये है कि आप ये चाह रहे हैं कि जो ये 6 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान परवेज राजा, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर, या आप लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर को भी कर लें, ये तब तक रिटायर हो जाए, ठीक। क्योंकि फिर तो चेन ऑफ कमांड ही चेंज हो जाएगी ना। मतलब आर्मी चीफ जनरल बाजवा को अगर एक तोसी मिलती है तो ये तो मजाक है ना कि वो कोई अबूरी वजीर आजम तो नहीं होंगे ना कि उनको कहा जाए कि आप इलेक्शन करवाने तक आर्मी चीफ रहे और उसके बाद आके हमने आर्मी चीफ के हवाले स्टिक करके घर चले जाइएगा, इलेक्शन करवा देगा, इलेक्शन तक आप या आपकी जरिए निगरानी इलेक्शन हो जाना चाहिए, ये तो नहीं होता ना। जाहिर बात है आर्मी चीफ जनरल बाजवा इस वक्त भी अगर उनको एक्सटेंशन दी जाए तो उनकी 64 साल की उम्र होने में अभी भी 17 माह बाकी होंगे, तो उनको 17 माह या कम से कम 1 साल की एक्सटेंशन तो मिल सकती है। 1 साल की एक्सटेंशन का मतलब ये होगा कि ये जो 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं ये रिटायर हो जाएंगे। अब ये बड़ा खौफनाक मामला है। ये जितने 6 जो सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं ये मैक्सिमम अगले साल अप्रैल तक रिटायर हो जाएंगे, और नवंबर में जब ओहदे की तैनाती या एक्सटेंशन की वक्त आएगी उस वक्त इनकी 4 से 5 माह की सर्विस बाकी होगी। देखिए, अगर ये रिटायर हो जाते हैं, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाती है और ये रिटायर होते हैं, तो फिर जो इनके नीचे जो लास्ट जो नई नंबरिंग होगी, जो रेस में नए जो लेफ्टिनेंट जनरल्स आएंगे वो ज्यादा एक्सपीरियंस लेफ्टिनेंट जनरल्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये जो आर्मी चीफ का ओहदा होता है इसके लिए एवेल्युएशन की एक खास तरीके से एक फौज ने एक क्राइटेरिया तश्कील दे रखा है, और उसके पीछे एक खास किस्म की थ्योरी है या एक स्कूल ऑफ थॉट है या एक वो जिसे कहते हैं पूरा एक वो ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है कि जब लेफ्टिनेंट जनरल कोई होता है तो उसको 1 से 2 साल कोर कमांड करवाई जाती है और 1 से 2 साल उसको GHQ में सर्व करवाया जाता है मुख्तलिफ ओहदों पर। उससे ये होता है कि वो फील्ड का तजर्बा बतौर कोर कमांडर भी लेता है कि मिलिट्री की फील्ड फॉर्मेशन क्या है, कोर्स को किस तरह चलाते हैं जंगी हालात में या दीगर क्राइसिस में, और फिर जब वो GHQ आता है तो फिर वो GHQ में बैठ के देखता है कि फौज के जो ऊपर से जो इंतजामी मशीनरी है वो कैसे चलती है। तो इसलिए जब आर्मी चीफ बनता है तो उसको एक अंडरस्टैंडिंग होती है सारी हायरार्की की, सारे अमल की, इन सारी पोजीशंस की कि फौज चलती कैसे है। तो इसलिए ही जब वो आर्मी चीफ बनने के करीब आता है तो उसकी 3 से 3.5 साल की ये सर्विस हो चुकी होती है। लेकिन अगर आप अभी ये कर देंगे तो जो लेफ्टिनेंट जनरल्स रेस में आएंगे उन्होंने तो अभी साल 1.5 साल बतौर लेफ्टिनेंट जनरल सर्व किया होगा, उनका तो इतना एक्सपोजर ही नहीं होगा जो ये 6 लोगों का होगा, ठीक है। तो आप सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की खातिर मोस्ट सीनियर और मोस्ट एक्सपीरियंस्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स को आप चाहते हैं कि वो घर चले जाएं और आप जूनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स के अंदर से एक अपनी मर्जी का बंदा लगा लें। दिस इज व्हाट इमरान खान साहब इज लुकिंग। और इन 6 जनरल्स को क्यों इमरान खान साहब रिटायर करवाना चाहते हैं उसकी भी बड़ी दिलचस्प वजह है। उसकी एक वजह यह है कि खान साहब के अंदर ये सोच पाई जाती है, इमरान खान साहब के अंदर, जो कि अपने करीबी लोगों से जरा ही बताते हैं, जिक्र भी करते हैं कि देखें जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब थे, मैं क्योंकि उनको आर्मी चीफ लगाना चाहता था तो बाकी 5 जो और मोस्ट सीनियर लोग थे उन्होंने
शायद वो नहीं चाहते थे, क्योंकि जाहिर बात है वो भी आर्मी चीफ की रेस में थे। तो मेरे हाथ से ये काम ना हो जाए, उसके लिए जब मुझे फौज ने अबेंडन करने का फैसला किया और अपोजिशन को ये मौका दे दिया कि वो मेरी बासानी हुकूमत गिरा दें, तो उसमें जो ये फैसला फौज ने किया न्यूट्रल होने का, उसमें आर्मी चीफ और ये सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स ऑन बोर्ड थे। तो इसलिए अब वो चाहते हैं कि इन जो 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं इनको सलाह भी दी जाए कि अगर मेरी मर्जी का आर्मी चीफ नहीं आया तो बनोगे तुम लोग भी आर्मी चीफ नहीं। दिस इज व्हाट इमरान खान स्कूल ऑफ थॉट, ये उनकी अप्रोच है। जबकि जनरल कमर बाजवा के बारे में वो जानते हैं कि वो अब इतना ज़्यादा उनको वो मीर जाफर मीर सादिक कह के इतना ज़्यादा वो उनको कॉर्नर कर चुके हैं, और क्योंकि फ़ौज के अंदर एक वाज़े तकसीम बज़ाहिर नज़र आ रही है और उसका फ़ायदा इमरान खान साहब को भी हो रहा है, तो उन्हें पता है कि एक इस वक्त एक कमज़ोर बज़ाहिर चेन ऑफ कमांड का हामिल आर्मी चीफ अगर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पा भी जाता है और 1 साल 1.5 साल के लिए मजीद भी आर्मी चीफ बन जाता है, तो वो फिर भी मेरे लिए नुकसानदेह नहीं होगा, वो मेरा कुछ नहीं कर सकेगा, जैसे कि पिछले 5-6 माह में कुछ नहीं हो सका। तो इसलिए वो ये चाहते हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि एक तो जनरल कमर जावेद बाजवा को कमजोर आर्मी चीफ के तौर पे कंटिन्यू करवाना चाहते हैं, और अगर उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो दूसरी तरफ वो ये चाहते हैं कि जो इन अगर लेफ्टिनेंट जनरल के अंदर से अगर कोई आर्मी चीफ बनता है तो उसकी लेजिटिमेसी भी उनको ये लगता है कि इमरान खान साहब को लगता है कि उनके ऊपर होगी कि वो उसको आर्मी चीफ मानते हैं या नहीं मानते, उसको एक जिसे कहते हैं मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ मानते हैं कि नहीं मानते। तो वो फिर जो अगर आर्मी चीफ बन भी जाएगा तो वो डरा डरा होगा कि यार खान साहब को कुछ नहीं कहना, वरना ये तो जो हाल में जनरल कमर बाजवा साहब के साथ किया वो मेरा भी ना कर दे। तो ये उनको भी वहां पे ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा खौफनाक खेल है जो वो पाकिस्तानी फौज के साथ खेल रहे हैं। लेकिन हम अगर आप हमसे पूछें तो मैं कम से कम किसी भी किस्म की एक्सटेंशन के हक में नहीं हूँ। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा को अपनी मियाद पूरी करके ओहदे की इस 29 नवंबर को छड़ी अगले आर्मी चीफ के हाथ में थमाकर घर चले जाना चाहिए, और अगर ये हुकूमत तब तक सर्वाइव करती है तो ये इस हुकूमत का आईनी हक है, ये एक वज़ीर-ए-आज़म का आईनी हक है कि वो एक आर्मी चीफ जो मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल है उसमें से जो उनको बेहतर लगे वो उनको तैनात करना चाहिए। उनको भी किसी तरह की एक अपोजिशन रहनुमा की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए कि वो जिसे कहते हैं अपने इस आईनी इख्तियार को कंप्रोमाइज करवा लें एक अपोजिशन रहनुमा की ब्लैकमेलिंग पर, यानी कि इमरान खान साहब की ब्लैकमेलिंग पर। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।